हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। हम लोग अभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और ग्रुप 18 एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट का चल रहा था और उसमें एक छोटा सा पोर्शन बच गया था जो मैंने आपसे बोला था कि 15-20 मिनट का शायद हो। वो मैं आपको अलग से एक एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग उसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वो वाला जो पोर्शन है वो आपको मिल रहा है। इस वाले पोर्शन में मेनली केमिकल रिएक्शंस ही हैं और वो वही रिएक्शंस हैं जो ग्रुप 18 के सिलेबस में है हमारे केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा और कोई रिएक्शन है नहीं। तो इसको आप लोग देख लेना अच्छे से। ग्रुप 18 पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीधा एनसीईआरटी की स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन आपसे पूछ ली जाती है और जो कि हमारे नोट्स में इंक्लूड होगा। तो इसको आप अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। इसको हल्के में लेने की गलती ना करें कि भाई ग्रुप 18 छोटा है तो इससे क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। क्वेश्चन आते हैं ना। तो हम लोग ग्रुप 18 एलिमेंट्स में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जिनोन के कुछ कंपाउंड्स पढ़ रहे थे जो फ्लोरीन के साथ बनाता है जिनोन, है ना। और ये मैं कंडीशन आपको बता चुका था, है ना, कि भाई अगर आपको XCF2, XCF और XCF ये तीन तरह के फ्लोराइड्स है तो जिनोन मेनली बनाता है। XCF2 चाहिए तो उसके टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट ये रही, XCF4 के लिए ये रही और XCF6 के लिए ये रही। अगर आपसे मोलर रेशियो पूछा जाए कि ये किस रेशियो में रिएक्ट करने चाहिए तो XCF2 के लिए जिनोन एक्सेस में होना चाहिए, XCF4 के लिए 1:5 का मोलर रेशियो होना चाहिए और XCF6 के लिए 1:20 का मोलर रेशियो होना जरूरी है ना। तो ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में यहां तक पढ़ चुके थे। एक चीज आपने ये भी नोटिस करी होगी कि ये जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं बन रहे, है ना। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में बनते हैं, है ना। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आप देख सकते हो यहाँ पर 673 केल्विन हाई टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है, टेम्परेचर भी हाई और प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा हाई है ना। तो ऑब्वियस है क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं तो नोबल गैसेस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और प्रेशर की कंडीशंस में कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, है ना। ये कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में ही कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो यहां पर जो एक अगला क्वेश्चन यहां पूछा जाता है वो इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा जाता है कि जो XCF2S का स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे करना होता है ये हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके थे। तरीका बिल्कुल सिंपल है। जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, इसका मतलब सर बॉन्ड पेयर हो गए 2, पीछे बचे 6 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5 और इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d, है ना। अगर मैं इसकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं आपसे वो पूछूं ज्योमेट्री क्या होगी तो आप लोग बोलोगे सर ये ज्योमेट्री इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, है ना। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर 3 लोन पेयर आ जाते हैं तो वो जो लोन पेयर होंगे वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे सर? वो होंगे इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल पे। तो ये इसका जो शेप बनेगा सर, शेप कैसा हो जाएगा? शेप हो जाएगा सर लीनियर। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? शायद आसान है, ये बहुत सिंपल है। और वैसे अगर मान लो तुमसे कोई XCF4 के बारे में पूछ ले तो सर जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 4 बॉन्ड बनाने में काम में आ गए, बॉन्ड पेयर 4 बचे मतलब 2 लोन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी कौन सी? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में भी अगर तुमसे शेप पूछ ले जो दो लोन पेयर होंगे सर, लोन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे सर, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, है ना। ये ज्योमेट्री इसको मैं क्या नाम दूंगा? ये हो गया सर स्क्वायर प्लेनर। ये जो शेप है इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज योर स्क्वायर प्लेनर। यस, आप XCF6 के बारे में भी बात कर सकते हो। जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 6 ने बॉन्ड बना लिया तो बॉन्ड पेयर हो गया 6, एक लोन पेयर बचा है, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और सर इसका जो शेप होगा ये होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी? पेंटागनल बाइपिरामिडल। ये एक स्पेशल केस होता था जो हम लोगों ने क्लास 11th में भी अच्छे से देखा हुआ था, XCF6, है ना। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला है? क्योंकि देखिए ये 6 जो फ्लोरीन है वो तो इस तरह रहेंगे ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, और ये जो लोन पेयर है एक, है ना, एक जो लोन पेयर है उसकी वजह से इस पूरे ऑक्टाहेड्रल में डिस्टॉर्शन आ जाता है, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये इसका शेप होगा और ज्योमेट्री इसका पेंटागनल बाइपिरामिडल आप लोग कह सकते हो, है ना। तो इनके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, XCF4, XCF2 और XCF6 के स्ट्रक्चर पे। बहुत बढ़िया सर।
कहता है कि XCF6 को बनाने का एक और तरीका, देखिए XCF6 को बनाने का एक तरीका तो आपके सामने लिखा है, XCF6 को एक और तरीके से भी बना सकते हो आप। XCF4 की रिएक्शन O2F2 के साथ करवाई जाती है। मैंने आपसे बोला था कि जो O2F2 होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता, ये आसानी से टूट जाता है और फ्लोरीन देने की टेंडेंसी होती है इसके ना। तो जब ये दो फ्लोरीन के एटम देगा तो XCF6 बन जाएगा और साथ में O2 निकलेगा। ये तीनों के तीनों कलरलेस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, सब्लाइम रेडिली एट 298 केल्विन, दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, है ना। ये भी बड़े आराम से फ्लोरीन आपको दे सकते हैं ना, XCF2, XCF4, XCF6। XCF2 के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन आपके सामने लिखी है कि XCF2 का अगर हाइड्रोलिसिस हुआ, देखिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन इनकी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनेगा सर, जिनोन बनेगा, HF बनेगा और O2 बनेगा। यस, एक्सी जो है जिनोन जो है सर, इसका रिडक्शन हो रहा है, यहां +2 से 0 में जा रहा है और वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो जब भी XCF2 के साथ रिएक्शन होगी वाटर की, याद करो, मेरे साथ साथ याद करो, क्या बनेगा, जिनोन बनेगा, साथ में HF बनेगा और साथ में O2 बनेगा XCF2 के हाइड्रोलिसिस से। यस सर, हम लोग XCF4 और XCF6 का हाइड्रोलिसिस भी पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल पढ़ेंगे ना, वो भी आएगा। XCF4 और XCF6 का हाइड्रोलिसिस भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिएक्शन हो रहा है, या फिर हाइड्रोलिसिस देख लो, चलो पहले वो देख लेते हैं ना। जैसे मान लो आपके पास XCF4 है, इसका मुझे हाइड्रोलिसिस करवाना हो, तो यहां पर भी Xc बन रहा है, जिनोन बन रहा है, HF बन रहा है, O2 भी बनेगा, लेकिन साथ साथ एक और कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा XeO3। जिनोन का ऑक्साइड भी बनेगा इस केस में, एक एडिशनल कंपाउंड हो गया। XCF2 का जो हाइड्रोलिसिस हो रहा था उसमें जिनोन प्लस HF प्लस O2 बन रहा था, यहां जिनोन प्लस HF प्लस O2 प्लस XeO3 बनेगा। अरे ये तो बाकी सब कुछ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिख रखा है। XCF6 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं तो उसमें सिर्फ XeO3 और HF बनता है, वहां पर कोई जिनोन नहीं बनेगा, कोई ऑक्सीजन नहीं बनेगा, XeO3 और HF बनेगा। और ये जो हाइड्रोलिसिस है, दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, है ना। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया कि हाइड्रोलिसिस के लिए जितने वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए थे उतने आपने अवेलेबल करवा रखे हैं। 3 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए तो आपने 3 अवेलेबल करवा रखे हैं, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर मान लीजिए 3 ना होके, जैसे यहां पर एक ही वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो सर इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। मैं फिर बोल देता हूं, इनकी हाइड्रोलिसिस की जो रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो पूरी स्लाइड है सर, ये पूरी की पूरी स्लाइड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, XCF2 का अगर पार्शियल XCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस O2 का एक मॉलिक्यूल और O2 के 2 मॉलिक्यूल के साथ हो सकता है, दोनों में HF कॉमन रहेगा, एक मॉलिक्यूल है तो XeO4 बनेगा, 2 मॉलिक्यूल है तो XeO2F2 बनेगा, है ना। तो ये हल्की सी मतलब याद रखने वाली रिएक्शन है ना। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मान सकता हूं, लेकिन इसको याद कर लेना यार, ये खूब बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना। वापस मेरे साथ बोलो, XCF2 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा सर, जिनोन बनेगा प्लस O2 बनेगा प्लस HF बनेगा। XCF4 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, जिनोन, HF और O2 तो बनेगा, साथ साथ XeO3 भी बनेगा। XCF6 के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा सर, XeO3 और सिर्फ HF बनेगा। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोली तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल, और अगर आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो XeOF4 और वाटर के 2 मॉलिक्यूल है तो XeO2F2। यस, आपको मेरी बात समझ में आई क्या, डन है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है कि ये जो XeO3 होता है ये एक कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है, और XeF4 एक कलरलेस वोलेटाइल कंपाउंड होता है। एक्सप्लोजिव होता है ये, और ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है। XeO3 और XeO3 के स्ट्रक्चर पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कैसा होगा। तो आप बोलोगे साहब जिनोन है और उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 6 तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, मतलब इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ज्योमेट्री होगा सर वो टेट्राहेड्रल होगा, है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है सर इसका। और अगर तुमसे कोई इसका शेप पूछेगा तो मेरे हिसाब से शेप भी आप लोग बता सकते हो। शेप कैसा हो जाएगा सर, ये पिरामिडल शेप होगा सर, है ना। इसका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा सर, ये पिरामिडल होगा सर, जैसे NH3 का होता है ना, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, वैसा होगा सर, है ना। XeO4 के बारे में भी आप लोग बता सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 8 होते हैं। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आएगा ऑक्सीजन के साथ, और 4 काम में आगे फ्लोरीन के साथ। 2 बचे हैं अभी, तो मतलब लोन पेयर 1 हो गया, है ना। और बॉन्ड पेयर कितना हो गया सर, 1 ऑक्सीजन के साथ, 4 फ्लोरीन के साथ, बॉन्ड पेयर हो गए 5 सर, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 6,
और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, है ना। ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। और अगर मैं शेप की बात करूं तो ये देखो, ये एक्सी डबल बॉन्ड ओ, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये रहा आपका लोन पेयर। लोन पेयर और डबल बॉन्ड को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना है ताकि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम रहे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर, ये है स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, और एक हो गया पिरामिडल ना। इसका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग इसका शेप वगैरह फाइंड कर सकते हो। तो ये हाइड्रोलिसिस की बात होगी। एक छोटा सा रिएक्शन और है, और इन दोनों रिएक्शन पे ही जेई ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, इन दोनों रिएक्शंस पे ही जेई ने क्वेश्चन पूछे हुए, देखिएगा। हाँ, जिनोन का एक फ्लोराइड है XCF2, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, PF5 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब मेरे हिसाब से सारी दुनिया को पता है कि जो फास्फोरस होता है P, एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट है इसका मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट है सर, इसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल होंगे सर, एक क्या काफी सारे होंगे इसके पास, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये जो XCF2 क्या करता है, XCF2 टूटता है XCF प्लस प्लस F माइनस में, और ये जो F माइनस है उसको कौन ले लेता है सर, फ्लोरीन। F माइनस के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपने फॉस्फोरस अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में ले सकता है, और जैसे ही फॉस्फोरस के साथ गया फ्लोरीन, बन गया PF6 माइनस, और यहां क्या बन गया इसका XCF प्लस 50 पीछे। जिनोन फ्लोराइड रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, यहां पर जो PF5 है वो क्या कर रहा है, फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, और फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करके कैटायनिक स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ये कैटायनिक स्पीसीज बन गई। सेम रिएक्शन आपके सामने यहां लिखी है, देखिए ये जो एंटीमनी है ये भी आपका, इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहां पर भी ये जो XCF4 होगा कैसे टूटेगा, XCF3 प्लस प्लस F माइनस, और ये जो फ्लोराइड आयन उसको एक्सेप्ट कर देगा XCF3 प्लस, और पीछे बनेगा SbF6 माइनस। फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये कैटायनिक स्पीसीज बनाते हैं। वैसे अगर मान लीजिए ये फ्लोराइड आयन डोनर के साथ रिएक्ट करे, जैसे मान लो MF है, MF कैसे ब्रेक हो सर, ये ब्रेक हो M प्लस प्लस F माइनस में, यहां प्लस है F माइनस में। अब ये MF जो है वो फ्लोराइड आयन डोनेट कर रहा है, तो ये आज इस फ्लोराइड आयन को ले जाएगा और क्या बना देगा M प्लस और XeF7 माइनस, इसको क्या बोला गया है, एंड रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन डोनर टू फॉर्म फ्लोरोएनाइन। दिस इज योर फ्लोरोएनाइन, है ना, फ्लोरोएनाइन, फ्लोरीन के साथ एनाइन है ना। और यहां पर जो M है वो क्या क्या हो सकता है, Na हो सकता है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हो सकता है। जैसे मान लो NaF है तो ये टूट सकता है ना आराम से Na प्लस और F माइनस में, तो ये क्या होगा सर, ये एक फ्लोराइड आयन डोनर होगा। और यहां पर जो XCF2 है वो फ्लोराइड आयन, ये जो PF5 है फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, यहां जो MF है फ्लोराइड आयन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करे तो कैटायनिक स्पीसीज प्लस एनाइन बनेगा, और अगर डोनर के साथ रिएक्ट करे तो फ्लोरो एनाइंस का फॉर्मेशन करेगा। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है ना, इस पे क्या ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जेई ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है आपसे, है ना, जेई ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बस थ्योरी जो पार्ट था वो मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर उसके बाद सेशन को खत्म कर देते हैं। यस, आप कहो तो क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर थ्योरी को खत्म कर देते हैं साहब, है ना। इतना ही पार्ट था हमारा, है ना, सेशन को खत्म करते हैं। देखिए कहता है SbCl5 इज मोर कोवलेंट देन SbCl3। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई बवाल हो ही नहीं सकता। यहां +5 है, यहां +3 है, 2023 का क्वेश्चन है। और सर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, बिल्कुल सही है सर। द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन आल्सो टेंड टू बी मोर स्टेबल, बिल्कुल आपको बताया था। Cl2O और Cl2O7 में Cl2O7 की स्टेबिलिटी ज्यादा थी, ये भी रीजन लिखा था। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है सर। क्या दिक्कत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्या परेशानी है सर इसमें, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आओ आओ आओ, 2022 में क्वेश्चन आया, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। अरे तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है ना भाई लोगों, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का दोनों का ऑर्डर लिखा हुआ है। वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ए ऑप्शन पे टिक मार देना। और आप कह रहे थे सर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो, मैं कह रहा था भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही हैं। और देखो 2023 का एक और क्वेश्चन, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट किसके लिए, क्लोरीन पर। अरे सर क्लोरीन होता था, एक्सेप्शन हुआ करता था, ये एक्सेप्शन हुआ करता था, क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट होती थी। अब ये क्वेश्चंस ऐसे निपटेंगे भाई, ऐसे निपटेंगे। आओ नेक्स्ट बताइए। अच्छा ऑक्साइड्स का नेचर, अरे सर क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सोडियम मेटल है, दे आर बेसिक इन नेचर, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड सारी दुनिया जानते हैं एम्फोटेरिक होता है, और N2O तो सर न्यूट्रल होता है। सर लो जो भी ऑप्शन ठीक हो आप लोग देख लेना,
वैसे होनहार बालक हो आप लोग, सब पता है आपको। Which one of the following correctly represent the order of stability of oxides? ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लास्ट क्लास में ही आपको बताया था। आयोडीन का सबसे, नहीं आयोडीन, हाँ आयोडीन का सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद कौन था, फिर उसके बाद क्लोरीन था, और फिर उसके बाद ब्रोमीन था। वो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट और वो सारा कहानी आपको बताया था ना, है ना। तो उस केस में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये लोन पेयर भाई, ये तो अब ये आप कर लोगे, ये भी मैंने बताया। XCF2 के पास कितने लोन पेयर थे सर? इसके पास 3 लोन पेयर थे, इसके पास 1 लोन पेयर था, और इसके पास 0 लोन पेयर था। तो देख लेते हैं, ए जो है वो 4 के साथ मैच कर रहा है, A4 के साथ, A4 के साथ, A4 के, ये उड़ गया, ये उड़ गया, 2 बचे। तो सर डी जो है वो ए के साथ मैच कर रहा है, डी अल्लो जो निपट गया, सी ऑप्शन आ गया। बस 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 बस, सी सी सी, सही है ना भाई। A4 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। B3 के साथ, B3 के साथ, अच्छा। XCF2 के पास 3 लोन पेयर, ठीक है। तो जो D है वो 1 के साथ मैच कर रहा है, तो ये जो है ये 2 के साथ मैच कर रहा है। C जो है वो 2 के साथ, ठीक है। तो जो A है वो 3 के साथ मैच करेगा। नहीं, B जो है वो, हाँ AB है भाई ये, हाँ ठीक है सर, ये सही किया आपने, बिल्कुल सही किया। देखिए ये वाला क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि XCF4 रिएक्ट विद SbF5 फॉर्म। ये देखो अभी आपको रिएक्शन करवाई थी, XCF4 का रिएक्शन अगर आप SbF5 के साथ करवाते हो तो क्या बन रहा था, XCF3 प्लस प्लस SbF6 माइनस, ये बन रहा था। तो यहां M की जगह कितना है, M इज इक्वल टू 3, और Y की जगह कितना है 6, तो ये 3 + 6 पूछ रहा है आपसे, है ना। और यहां कितना +1 और -1 आएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 3 + 6 9 और 1 10 + 1 11, 11 आएगा सर इसका आंसर। ये चारों का सम पूछ रहा है आपसे, 11 आएगा सर। ये देखो मैं आपसे कह रहा था ना, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। XCO3 जो है, XCO3 सर sp3 होगा और पिरामिडल होगा। ए जो है वो 2 के साथ मैच करेगा, ये उड़ गया, ये उड़ गया, 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे उड़ गए। XCF2 लीनियर हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो, sp3d और लीनियर है, sp3d है बेटा, sp3d और लीनियर। तो ए जो है 1 के साथ मैच करेगा, ए जो है वो 1 के साथ मैच करेगा, नहीं बी जो है, यार ये बी क्यों नहीं लिखा है बार बार इसने, बी जो है 1 के साथ मैच करेगा, बी 1 के साथ मैच करने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। ये भी खत्म हो गया। द नोबल गैस दैट डज नॉट अकर इन द एटमॉस्फेयर, मैं आपसे कह रहा था ना क्वेश्चन में, है ना, मैं आपसे कह रहा था ना कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछा गया देखो 2019 में, वो वाली नोबल गैस ये अकरेंस पे आया था, है ना। कौन सी नोबल गैस ऐसी है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती? आप लोग बोल दोगे सर वो रेडॉन होगा। मेरी तरफ से आपका चैप्टर खत्म है। नया सेशन जो भी आएगा उसमें हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नाम होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। मॉड्यूल में से आप कंप्लीट मॉड्यूल कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिए जो आपको सिर्फ दिया हुआ है ना वही, जो जेई मेंस का पार्ट है वही वाले करना है ना, जेई मेंस वाला पार्ट ही करना है सिर्फ। आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज करनी है ना, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज बस इतना ही करना होता है आपको। वो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और वो नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज, बस इतना ही। कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और ये सारा सब कुछ उसमें नहीं घुसना है, वो हमारे जेई मेंस के सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो भी हमने नहीं किया है, वो उसको हम लोग करेंगे, थोड़े दिनों में करेंगे, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग बहुत बढ़िया ढंग से दीपावली एंजॉय करें, सेफली एंजॉय करें, है ना। और अपने लिए एक टारगेट चूज करें कि मुझे नेक्स्ट ईयर जब दीपावली होगी उस समय इस वाले कॉलेज में रहना है, इस वाले कॉलेज में मुझे पहुंचना है। ये मेरा गोल है जिसको मैं पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। और मैंने पहले ही बोला है कि इसको एकदम टाइम वेस्ट मत करना, इसको यूटिलाइज करना टाइम को, यस। और अपने जो भी बैकलॉग्स हैं, रिवीजन है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यस। और इस दीपावली पे प्रण लीजिए, आपके आप में अगर कोई ऐसी एक बुराई है जो आपको लगता है कि जिसको आप ठीक कर सकते हो, बुराई मतलब ऐसा नहीं कि भाई किसी का गला ही काट रखा हो आपने, ऐसी से मतलब नहीं, ऐसी चीज़ जिसमें आप आनाकानी करते हो, आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, चीज़ों को आप बाद के लिए छोड़ देते हो, मतलब ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि आप कि मुझ में चेंज लाने की ज़रूरत है, वो आप एक प्रण ले सकते हैं कि मैं कोशिश करूँगा इस दिवाली के अवसर पर, है ना। तो एक बार फिर आप सब लोगों को, आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग खुश रहें। इसी के साथ सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।